नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। पहले चरण की वोटिंग के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जो 5 न्याय और 25 गारंटी 300 से ज्यादा वादों पर आधारित है। 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने क्रांतिकारी करार दिया। इसी के साथ उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए। इतने पैसों से मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना 24 साल तक चलाई जा सकती थी। जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस की योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएंगे, वो इन आंकड़ों को आपसे छिपाते हैं। मित्रों पर मेहरबानी बहुत हुई, अब सरकार का खजाना आम आदमी के लिए खोलने का वक्त है। क्या वाकई कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है? क्यों पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ा है? इस मैनिफेस्टो का कितना असर हो सकता है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या वाकई घोषणा पत्र जो होते हैं मैनिफेस्टो, उनसे चुनाव जीता जाता है? देखिए, घोषणाओं से चुनाव जीतना होता तो कोई पार्टी हारती नहीं। सबके घोषणा पत्र में एक से एक बातें लिखी हुई होती है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, घोषणा पत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उस पार्टी की वैचारिक दृष्टि समझ में आती है। क्रांतिकारी है राहुल बाबा, क्रांति करना है तो कोई टिम्बकटू या कोई दूसरा देश ढूंढ लो। हिंदुस्तान में क्रांति के लिए कोई जगह ही नहीं है। और तुम्हारा ये जो नॉनसेंस है और ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, वो पता नहीं मार्क्सवाद का कौन सा घटिया अफीम चाट के इस तरह की भाषा लिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीधा सीधा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, लेकिन यह कहना पड़ेगा देश के लोगों को कि यह चाइनीज मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार किया है। राहुल गांधी से तो उम्मीद नहीं है, उसको तो रेवोल्यूशन का आर मालूम नहीं होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। कहां देश जा रहा है? देश अलग रास्ते पे है और ये एक ऐसी विचारधारा को आत्मसात करने में जुटा हुआ है जिसे पूरी दुनिया ने डस्टबिन में डाल दिया। हम आएंगे तो प्रॉपर्टी का जो है सर्वे कराएंगे। सर्वे करा के क्या कर लोगे? सर्वे करा के क्या कर लोगे? देश में दंगे करवाना है? आपको एक बात मैं बताता हूं और ये तमाम लोगों को ध्यान में इस बात का रखना चाहिए। ये छाती पीटने वाले ही है, जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग की राजनीति का वो अहम हिस्सा रहा। अब नहीं करते, रोजा इफ्तार चल तो रहा है। किसी नेता को देखा आपने टोपी पहने हुए? पहले बेवकूफ बनाते थे। ये उनका जो खेल जो है वो बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया, तो अब ये टोपी पहनना बंद कर दिए। क्या किया था इन लोगों ने? 2006 में इन लोगों ने जैसे अभी ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का पूरा सर्वेक्षण कराएंगे, मुसलमानों की बदहाली के ऊपर सर्वेक्षण करवाया था, जिसको कहते हैं सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने करवा दी, क्या इलाज किया उसका? क्या इलाज किया? आप सर्वेक्षण करा देते हो और उसके बाद आपने मुसलमानों को बता दिया कि तुम तो दलित से भी बदतर हो गए। अच्छा, दलित से बदतर हो गए तो उसको उठाने के लिए कोई नीति आपने बनाई? सिर्फ भाषण दे दिया मनमोहन सिंह ने कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेस के ऊपर मुसलमानों का पहला अधिकार है। उसके अलावा कोई नीति बनाई? नहीं बनाई। और उस समय के बाद से लोग कहते हैं 2014 मोदी के आने से हिंदू मुसलमान का रिश्ता खराब हुआ ना। इस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट की वजह से मुसलमानों के अंदर यह हुआ कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम कहां थे, कहां पहुंच गए। तो इसमें मुस्लिम समाज का भी अपना मिस्टेक है। सेकुलरिज्म चाटिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही सेकुलर पार्टी की सरकारों ने आपको मिडिल क्लास सोसाइटी से एक दलित से भी बदतर सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके अपनी बेवकूफी की वजह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से अब ये कह रही है अब हिंदुओं को लड़ाएगी।
हिंदुओं के बीच जो है कि भाई जिसके पास, भाई क्या करोगे सर्वेक्षण कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं, किसके पास कम पैसे हैं, और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको ट्रांसफर कराकर उसको छीन करके गरीबों को दे बांट दोगे? क्या दिमाग इन लोगों के लकवा मार दिया है? क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। क्रांतिकारी करने हैं, क्रांति का मालूम नहीं है, और क्रांतिकारी करना है कोई दूसरा देश ढूंढ लो। हिंदुस्तान में क्रांति की कोई जगह नहीं है। वामपंथी तो क्रांति करते करते 1925 से 2025 आने वाला है, खत्म हो गए। अब ये तुम भी उसी राह पे चल रहे हो। राजीव जी, यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। क्या वाकई में कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना है, जनता का काम उसे देखना है, क्योंकि आरोप लगाने का मतलब है सोचने के लिए मजबूर करना। क्या कांग्रेस के पास तर्क है इस बात के लिए कि इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नहीं दिखती है? यह मुस्लिम लीग की छाप का मतलब क्या है? मतलब यह है मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा करवाया। यह आईयूएमएल की बात सिर्फ नहीं हो रही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये जो केरल के एक छोटे से जगह पर पनप रही है, सिर्फ उसकी बात पीएम मोदी नहीं कर रहे। पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है कि देश का बंटवारा जिस मुस्लिम लीग की वजह से हुआ, उसी के एजेंडे के आधार पर अब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, आगे की रणनीति बना रही है। यह देश कैसे बटेगा, बांटने के तरीके क्या है और एजेंडा क्या है? अब हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर देश का बंटवारा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी ने नया तरीका अपनाया, सोशल ऑडिट करवाएंगे, जातीय सर्वेक्षण करवाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। अब संपत्तियों का सर्वेक्षण आ गया, नया मामला जो कम्युनिस्टों ने पहले ही छोड़ दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर क्रांति की बात करते करते लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गई। पहले तो ये सपना ही देखते रहते थे कि क्रांति से ही सत्ता बदलेगी। अब फिर इनको लगा कि ये कुछ नहीं होने वाला है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हो, कुछ सीटें मिल जाएगी, हम लोगों को कुछ मलाई मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े नेता हैं वो राज्यसभा लोकसभा में रहते हैं, अभी तो मंत्री भी बनने लगे। तो इसलिए इन लोगों ने जो आधार दिए राहुल गांधी को, और राहुल गांधी और कांग्रेस पहला तो समाज को तोड़कर बांटकर ये अलगाववादी विचारधारा को जन्म दे रही है। तमिलनाडु में अलग अलगाववादी चल रहा है विचारधारा, कर्नाटक में इनके डिप्टी सीएम के भाई बात करते हैं कि यहां कर्नाटक के अंदर अब देश से अलग होने की बात होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का विभाजन सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम राज्य से ज्यादा टैक्स देते हैं और उसको खर्च किया जाता है उत्तर भारत में। ये अलगाववादी विचारधारा, अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। 370 की बात करके, पूर्ण राज्य की बात करके कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हो। यही तो मैनिफेस्टो में है। मतलब समाज को जाति के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, देश को क्षेत्र के आधार पर तोड़ तोड़ के तुम खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हो। यही तो मुस्लिम लीग ने किया था, और इसीलिए पीएम मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो देख लीजिए और यह साफ हो जाएगा कि ये मुस्लिम लीग जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस भी देश को बांटने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, मैनिफेस्टो जारी हुआ है और अब तक देखें यहाँ पर 48 बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अभी पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई, और उस दौरान इस तरह का मैनिफेस्टो आता है, तो क्या वाकई में ये मैनिफेस्टो यहाँ पर कुछ असर डालेगा? देखिए, कोई असर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इज लॉस्ट केस। इलेक्शन के पहले ही हार चुका है राहुल गांधी, और इस तरह की बातें आदमी करेगा। आप देखिए, उसका सबसे बड़ा आइडियोलॉग जो इकोनॉमी समझाता था, गौरव वल्लभ, वो बाहर करके क्या कह रहा है? वो तो बोल रहा है कि मैं तो इसलिए पार्टी छोड़ा कि मैं 3 महीने से तमाम बड़े लीडर्स के पास जाकर के मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की कि ये मत करो, ये वामपंथियों के चक्कर में मत फंसो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू किया,
प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की नीतियों की वजह से मनमोहन सिंह, जिसको आप कहते हो कि सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी नीतियों के ऊपर ही आप कुठाराघात कर रहे हो। लेकिन ये बात उसको समझ में आती नहीं है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है राहुल गांधी। राजीव ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये समाज को तोड़ रहा है। वो सिर्फ समाज को ही नहीं तोड़ रहा, उसका भाषण में सुन रहा था, वो ये कह रहा है कि हम संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में किस तरह, अच्छा, ये दो मुंहे सांप जितने हैं ये दलाल पत्रकारों का गैंग, ये कहते हैं कि जो मोदी नहीं कहते और बीजेपी नहीं कहती, ये लोग आरोप लगाते कि संविधान को बदलेंगे, और उल्टा ये राहुल गांधी कह रहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। इनके मुंह में जो है दही जमी रहती है। क्या कह रहा है राहुल गांधी, उसको समझ नहीं है। मैं इस बात के लिए 100% में जान रहा हूं कि वो इतना बुद्धिहीन है कि उसको जो समझाया जाता है बस वही बोलता है वो, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। पिछले भाषण और अगले भाषण में कोई तारतम्य नजर नहीं आता, उधर कुछ और बोल देगा, इधर कुछ और बोल देगा। अब उसने क्या कहा कि हम संविधान में मूल चूल परिवर्तन करेंगे जिसमें राज्यों को और ताकत देंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कि हर राज्य के पास ऑटोनॉमी, ये जो कहते हैं ना भाई, कश्मीर मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, उड़ीसा मांगे आजादी, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। देश सुदृढ़, मजबूत, ताकतवर और दुनिया में एक स्ट्रांग वर्ल्ड पावर कैसे बनेगा, यूनाइटेड रह करके या अलग थलग रह करके। ये बेसिक बात समझ में नहीं आती इन बेवकूफों को। ये भाई देश यूनाइटेड रहेगा, हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारा स्टेट मजबूत रहेगा, तभी तो हम मजबूत रह पाएंगे। ये तोड़ फोड़ का काम करवाओगे तो इसके लिए वो संविधान बदलेंगे, तो संविधान बदलने की प्रक्रिया। और दूसरा क्या कहा, जजेस को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बोला सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो, उसमें हम बदलाव करेंगे, माने उस तरह के जजेस को हम चुनेंगे। भाई तुम चुनोगे? अभी तुम्हारे कहने का तात्पर्य जो है कि जुडिशरी के ऊपर जो है आरएसएस वालों का कब्जा हो गया है, दलित ओबीसी जजेस नहीं है। आप ये कह रहे हो कि भाई उसमें जजेस, अरे बेवकूफ आदमी, सरकार तय करती है कि जज कौन बनेगा। अभी तुम्हारे लोगों ने अभी इतना बवाल मचाया, कोलेजियम से तय होता है ना कौन बनेगा जज। तो ये कुछ भी खा पी लेता है, पता नहीं कौन से नशे में रहता है, कुछ भी आकर के बक देता है। और ये दलाल लोग जो है, मीडिया वाले, वाह 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 वाह, क्या बात राहुल गांधी ने कह दी कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला। भाई बिना इसके जो है दलित भी बने हैं जजेस, क्या बकवास। और ये सारी चीजें तो वो कहता है। और मैं देख रहा था टीवी 9 पे प्रोग्राम, तो उसमें पवन खेड़ा आया हुआ था। ये पवन खेड़ा जो है वो शीला दीक्षित जी का सेक्रेटरी हुआ करता था, आजकल बड़ा नेता बन गया है। वो कह रहा है कि हमको सरकार में आने तो 10 दिन में बता देंगे, मोदी हमेशा सबको जो है ईडी को जेल में डाल देंगे सबको। बोला 4 दिन में हमें दोनों भाई, ईडी और सीबीआई, और 1 दिन के लिए मीडिया जो है हमारे फेवर में बातचीत करे, ये सबको घुटने पर ला कर रख देंगे। तो एंकर ने पूछा तो आप तो धमकी दे रहे हैं, सरकार बनेगी तो आप वही काम कीजिएगा तानाशाही का। बोला सरकार बनने तो दीजिए, सबका हिसाब किताब करेंगे और सबको। तो ये तो इनकी मंशा है, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है जो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वो बिना किसी काम के गिरफ्तार कर लेगा। ये धमकी है, ध्यान रखिए। अगर पवन खेड़ा ने यह कहा होता कि देखिए ये घोटाला है, इस घोटाले में प्रधानमंत्री मोदी को हम कार्रवाई करवा करके जेल करवाएंगे, तो बात समझ में आती है। आप कह रहे हो कि सबको ब्लैंकेट परेड चल रहा है, तो ये तो बड़ा ही, जिसको कह सकते हैं कि वो होता है ना, कभी कभी वो सीन को जरा सा आप याद कीजिए कि कुत्ते आपस में झगड़ते हैं, दो इट इज नॉट, मैं बस कोई गलत
इंटेंशन से नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सीन सबसे अप्रोप्रिएट है कि कुत्ते जब जो है वो झगड़ा करते हैं तो जो सबसे दुबका वो जो हार जाता है वो देखिए वो पीछे घूम जाएगा, दुम पीछे हो जाएगी, वो दांत दिखाता है। कांग्रेस की हालत वही है, कांग्रेस की हालत वही है। दया आ रहा है, अब वही हालत, बैड लूजर। दया आ रही है कांग्रेस के ऊपर। एक पार्टी अपने आप को रिवाइव कर सकती थी, इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि इशारे में मनीष तिवारी ने 2 साल पहले एक ट्वीट किया था और उसी दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि चाइनीज एजेंट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपने आगोश में ले चुके हैं। वामपंथियों ने कई सारे समाज को तबाह कर दिया, मुल्क बर्बाद कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी की क्या बिसात है? ये कांग्रेस पार्टी इन्हीं वामपंथियों के चक्कर में खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस का लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है, उसके बावजूद जब इस तरह का मैनिफेस्टो आता है और वहां पर जब चौतरफा घिर चुके हैं, तो ऐसे में कितना खामियाजा या कहें कि अभी भी मैदान में है कांग्रेस। देखिए, राहुल गांधी ने जो बातें कही है और जो लगातार बात कर रहे हैं, इससे तो ये पता चलता है कि राहुल गांधी एक मंदबुद्धि व्यक्ति है जो अपने इतिहास को नहीं पढ़ता, अपनी पार्टी के इतिहास को नहीं जानता, अपने खानदान के प्रधानमंत्रियों की नीतियों को नहीं जानता। और ये बदले की भावना, जुडिशरी की बात, ये सारे सुन के देख के राहुल गांधी पर यह लगता है कि एक साथ राहुल गांधी के अंदर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सबके कुछ कुछ जो समावेश है वो एक साथ आ गया। अय्यासी करेंगे नेहरू से भी ज्यादा, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी से भी ज्यादा तानाशाही करेंगे, संजय गांधी से भी ज्यादा तानाशाही करेंगे और राजीव गांधी की तरह अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे परिवार के लोगों के आत्मा इनके अंदर समाहित हो चुकी है। जुडिशरी के बाद, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये पहले भी यहां हो चुका है। इंदिरा गांधी की सरकार को याद कीजिए, कम से कम राहुल गांधी को यह याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इतिहास में कि 1973 में कैसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच थी और 7-6 से फैसला आया था। जो इनके समर्थन में फैसला देने वाले जस्टिस एन रे थे, उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए 3 वरिष्ठ जज, जस्टिस सेलात, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर को पीछे छोड़ दिया। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, परंपराएं तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जो होंगे वही सीजेआई बनेंगे। यह तो पहले भी किया जा चुका है, एक बार नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार में तो संजय गांधी ने जो तरीके अपनाए थे, बड़े बड़े अधिकारियों को घसीट घसीट कर लाते थे, जो इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार के समय इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो सारे लोगों की आत्मा आ चुकी है। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, ये जो रिजर्वेशन है उसको 50% का बैरियर तोड़ने की बात करते हैं। ये याद नहीं करते कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक इनकी दादी ने दबा के रखा। बीपीसी नहीं आए होते तो ओबीसी को उतना भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब ये आगे बढ़ाएंगे उस रिजर्वेशन को। ये कांग्रेस की गलती है कि राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों पर जो पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रही है, वो ये सोचती ही नहीं है कि जो हम आगे बोलने वाले, करने वाले, वादा करने वाले हैं, वो तो पीछे इतिहास में गुजर चुका है। हमें मौका मिला, हमने कुछ नहीं किया। अब लोग भरोसा क्यों करें इसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को हथियार मिल जाता है, आप बोलोगे वो उसे कैच करेगी, पहले से जोड़ेगी और उसके बाद आप ऐसे घिरोगे, फिर राहुल गांधी को बेवकूफ, नकारा साबित कर दिया जाएगा। और यही स्थिति कांग्रेस की हो रही है। आगे कांग्रेस गर्त नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने के संकट के दौर से गुजर रही है। चलिए, और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन इनमें भी वो कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे तो राहुल कर रहे हैं, लेकिन उनके इन दावों पर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे ये घोषणा पत्र भी विवादों में आ गया है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।